और कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। आप सुनाइए रत्नेश जी, कैसे हैं आप? सब बस सर, सब बढ़िया है। और फिर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप। आपका एक्सीडेंट देखिए सर कैसे हुआ? आप मतलब यहाँ तक कैसे पहुँचे? आप डेली का अपना रूटीन बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि मेरा नाम दीपक जोशी है और मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक हल्द्वानी शहर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। ओके। और मेरा जो एक्सीडेंट की जर्नी है वो स्टार्ट हुई 2007 से। और 18 अक्टूबर 2007 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक बाइक एक्सीडेंट में। ओके। एक्चुअली ये कहानी बड़ी, आपको क्या होता है ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ आपको एक मिलता है, ऊपर वाला आपको देता है, सचेत करता है कि नहीं आप मत करिए इस चीज को। मेरे साथ भी यही हुआ। पहले दिन मैं ओके। यहाँ पे जॉब करता था, पहले मैं दिल्ली एनसीआर में जॉब करता था, तो बाय द वे फिर मेरे ओके। को किन्हीं कारणों से यहाँ जॉब अपने छोड़ना पड़ा वहाँ पे। मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ था, बाद में कलर विजन की वजह से मैं मेडिकल में बाहर हो गया था। तो फिर मैंने अपने घर के पास ही, यहाँ पे सिटकुल एरिया है पंतनगर में, तो वहाँ पे नया ओके। कंपनी स्टॉक बनी हुई थी, तो मैंने यहीं ज्वाइन किया था। तो पहले दिन मेरा बाइक पंचर हो गया, तो मैं अपने ऑपरेटर को दिया कि भाई बाइक पंचर सही कराना है, मैं बस से आ गया। नेक्स्ट डे बाइक पंचर सही हुआ, तो बाइक की चाबी खो गई। तो 2 दिन भैया का, दूसरे दिन भी बस से आया। थर्ड डे मैं अपना स्कूटर लेके गया और स्कूटर से आते वक्त बाइक पकड़ी, स्कूटर में कुछ और लड़के आ रहे थे, मेरे साथ दो हम्म। लड़के और बैठे हुए थे। ओके। तो मैं रुद्रपुर से, आपका हल्द्वानी 30 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं बाइक से आता था और नाइट शिफ्ट थी। तो नाइट के टाइम, ओके। रात के 12 साढ़े 12 बजे होंगे, तो हम बाइक से आ रहे थे मेरे स्कूटर में और लोग, तो हम लोग चाय पीते थे बीच में रास्ते में कहीं पे। मैं तो नहीं पीता था, लेकिन साथ के लोग पीते थे। तो ओके। जब हम बाइक से आ रहे थे, तो मैंने कहा चाय, मतलब पहुंचने वाले थे हम हल्द्वानी के पास, 8-10 किलोमीटर होंगे। तो मुझे कुछ याद नहीं है, बाद में लोगों ने बताया, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं बाइक चला रहा था, उसके बाद क्या हुआ कोई मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे ओके। ये पता है कि मुझे बाद में जब बाइक का एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे लोगों ने उठाया, वो मेरे गर्दन पर हाथ लगा रहे थे, मैंने गर्दन में पेन हो रहा है मुझे मत लगाओ, मैं नहीं उठ सकता। और उसके हम्म। बाद उन्होंने वहां पे मुझे लिटाया कहीं पे शायद, और मैं उनको अपनी गर्दन को टच करने के लिए मना कर रहा था। और मेरे साथ वालों को पीछे के हाथ पांव में खरोंच आई थी, लेकिन मेरे को पूरी बॉडी में एक स्क्रैच का मार्क नहीं था, एक ओके। सिंगल स्क्रैच मतलब मार्क नहीं आप था। एग्जैक्टली मतलब आपके साथ बॉडी के जैसा होता हाँ, बॉडी के ऊपर पे कुछ भी ऐसा स्क्रैच नहीं था, और अंदरूनी आपके जो है, भी बस लेवल पे हुआ स्पाइन, था वहाँ पे बिल्कुल स्पाइन में बिल्कुल। वो चोट लगी थी। फिर वहां से ट्रक से लेके आए, सुसला तिवारी हॉस्पिटल पड़ता है 8 से 10 किलोमीटर, तो एक ट्रक से फिर दूसरे ट्रक में लेके ले आई। तो वहां पे मुझे होश था, उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पर ले आ रहे थे, तो मेरे को डॉक्टर ने टेस्ट चेक किया पाँव में, आपको सेंस पता लग रहा है नहीं लग रहा है, चिंगोटी वगैरह काटी होगी इन्होंने, तो मेरे को कुछ फील हुआ नहीं। तो हम्म। नाइट टाइम तो इमरजेंसी डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने कहा सीरियस मैटर है, आप दिल्ली ले जाइए। तो मैं थोड़ा होश में था, तो मैं दोस्तों से कह रहा था कि ऐसा देखिए यार, ये कहना कि मैं भी मीटिंग में हूँ ऑफिस में, मेरे को ध्यान नहीं था कि रात है या दिन है, मतलब थोड़ा एक आदमी मेंटली थोड़ा होश खो देता है। राइट। मैंने बोला कि भाई ऐसा से बोलिएगा, घर में मम्मी पापा को मत बताना, और ये बोलना अगर फोन आता है मीटिंग में हूँ। और मैंने कहा मेरे मामा को नंबर मिला ना, मैंने मामा जी का अपना नंबर, 94 185 773, डॉक्टर MC पंत जी थे। मेरे मामा हम्म। लखनऊ के GMC में डीन रहे हैं, वो कैंसर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। ओके। तो उनको मैंने फोन करवाया, तो उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर अधिकतर KGMC के पड़े हुए थे, तो यहाँ पे एक डॉक्टर न्यूरो सर्जन थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी, तो उन्होंने रात को फिर उनको फोन किया और उनको बताया। तो फिर वो हॉस्पिटल में आए, उन्होंने मुझे अपना जो भी आपका टेस्टोस्टेरोन वगैरह के इंजेक्शन वगैरह, जो भी इनिशियल मेडिसिन वगैरह होता है वो दिया उन्होंने। फिर उसके बाद मुझे लखनऊ बुला लिया। तो रात हम्म। को फिर मेरे मम्मी पापा लोग आए, उन्होंने किसी और को बोला होगा, तो फिर हम लोग एम्बुलेंस से होते हुए लखनऊ आ गए। लखनऊ में ओके। मामा जी का अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी, लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट, गोमती नगर से पहले पहले आपका मुख्यमंत्री आवास के पास ही पड़ता है हजरतगंज में। तो वहाँ पे हम्म। उनका स्कैनिंग सेंटर था, वहाँ MRI वगैरह हुआ। उसके बाद मेरे को मेडिकल कॉलेज ले गए, KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, अगर आपने नाम सुना होगा लखनऊ में। यस, तो यस। हाँ, तो वहाँ ले गए, तो वहाँ फिर उन्होंने इनिशियली जो मेडिकल रिपोर्ट देखी, उन्होंने उससे कहा कि भैया सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट हम नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, हम इनको फुली बेड रेस्ट देंगे, मतलब 3 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट। ओके, तो एमआरआई में ऐसा क्या था कि जहाँ पे उनको ये सजेस्ट करना पड़ा कि आपको MRI में, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? हाँ, मेरा जो बताते हैं कि MRI में जब स्पाइन है, तो स्पाइन की हड्डियों ने एकदम उसको झटका दिया, स्पाइन डैमेज करके वो अपनी जगह पे स्टेबल हो गई हड्डियां। ओके। और उसमें ओके। हल्का ओके। फ्रैक्चर, उतना नहीं था कि, मतलब बहुत हल्का था, वो बिल्कुल जर्क दिया और पूरा डैमेज करके, मतलब 75% हम्म। डैमेज हो गई थी स्पाइन, स्पाइन कॉर्ड। और उसके बाद ओके। अपनी जगह पे स्टेबल हो गई। तो ओके। जर्क की वजह से वो स्पाइन इंजरी हो गई थी। तो मेरे को 3 महीना, फिर मैं 15 से 20 दिन आईसीयू में, 10 से 15 दिन शायद आईसीयू में रहा वहां पे। और उसके बाद फिर ओके। मुझे ये प्राइवेट वार्ड किस में, सर जी ये किस लेवल पे हुआ था? आपने मेरा लेवल डी नहीं डी बताया। D3 D4, D3 D4। D3, ओके। बिल्कुल सीने से नीचे यहाँ पे है, हाँ। पूरा पैरालाइज राइट, राइट, कंप्लीट, चेस्ट कह लीजिए। चेस्ट के नीचे। तो फिर 10 से 15 दिन वहां रहे, पहले आईसीयू में रहा, उसके बाद फिर लगभग लगभग 27 28 या 30 दिन के लगभग 1 महीना मैं प्राइवेट वार्ड में रहा।
तो हम्म। उसी दौरान मेरे मामा जी ने वहीं पे एयर मैट्रेस वगैरह का इंतजाम कर दिया था, क्योंकि उनको पता कि स्पाइन इंजरी भी, आप बेड नहीं हिलना, बेड सोर की संभावना होती है। तो राइट। वहीं पे फिर मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने आउटडोर कोई वैसे वहाँ पे मतलब इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप बाहर के फिजियोथेरेपिस्ट को अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक फिजियोथेरेपिस्ट मेरा शुरू से अलाउ करा। पाँव में उंगलियां, तो फिंगर तो मूवमेंट था नहीं, ना सेंस था, ना टचिंग सेंस था, किसी तरह का कोई हम्म। सेंस नहीं था, कंप्लीटली पैरालाइज था। तो उन्होंने ओके। मेरी फिंगर्स को आके हल्का हल्का से दबाना स्टार्ट किया मूवमेंट किया। मूवमेंट के लिए। और शायद मेरे ख्याल से 20 से 25 में मेरे उंगली में मतलब एक फिंगर आप देख भी नहीं सकते, मतलब हल्का सा ऐसा एक लेफ्ट वाला हल्का सा हिलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने हिलता हुआ दिख रहा, तो संभावना है, क्योंकि 20-22 दिन के अंदर अगर उसका एक फिंगर का एक हल्का सा भी अगर मूवमेंट आ रहा है, तो संभावना है कि आगे कि आप आगे आपका रिकवरी होगा। रिकवरी होगा। तो वो फेज हुआ, तो उसके बाद फिर मेरे को वहीं घर पे ले गए, मामा जी के घर लखनऊ वहीं ले गए। तो एक रूम पे उन्होंने, बगल में उनका हॉस्पिटल भी था कैंसर का, तो वहीं से उन्होंने एक अपना बेड वगैरह ला के और सारा अरेंजमेंट करके एक हॉस्पिटल सा एक रूम मेरा बना दिया था। और वहीं से मेरी फिजियोथेरेपी की जर्नी फिर स्टार्ट हुई। लेकिन ओके। मैं बड़ा पॉजिटिव माइंडेड था शुरू से ही, और मैंने कभी, क्या होता है ना उस टाइम पे, आज के टाइम में इतनी, आप लोगों के समय में जब आप लोग के, मैंने अचानक आपका वीडियो देखा और मैं आपसे बड़ा इंस्पायर हुआ, आपके फिटनेस का लेवल देखते हुए, और एक निखिल आनंद सर है, उनके फिटनेस का लेवल देखते हुए मुझे लगा यार मैं तो आपके कंपेयर में कुछ हूँ नहीं। क्योंकि आपके टाइम में, मेरे टाइम पे जो कीपैड वाले फोन चलते थे, 2007 की बात है, उस टाइम पे राइट। ना इस तरह के फोन थे जिनसे आप वीडियो कैप्चर कर सको, ना इस तरह का कंटेंट कोई अवेलेबल था। इंफॉर्मेशन मतलब हाँ कंटेंट था ना, ऐसा सोशल हाँ, मीडिया था ना कि सोशल जहाँ पे मीडिया हम था, इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी बिल्कुल। ले पाए। और कुछ चलता था उसमें भी, और कुछ में भी ऐसा कुछ नहीं था, तो और इंटरनेट काफी महंगा हुआ करता था। तो राइट। और डेस्कटॉप में चलते थे, इस तरह का मोबाइल में नेट इंटरनेट का कुछ इतना फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं था। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ अनभिज्ञता आपके लिए अच्छा होता है। तो मुझे इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बड़ा पॉजिटिव माइंडेड था। मैंने कभी स्टार्ट से नहीं सोचा कि मैं नहीं चल पाऊंगा। मेरा था कि मैं 2 महीने बाद मैं चलूंगा, और मैं पुरानी अपना कंपनी फिर से ज्वाइन करूंगा, मेरे दिमाग में ज्वाइन कभी नहीं करूँ। था। कभी नेगेटिविटी मेरे आई नहीं है। दूसरा, मेरे आसपास का माहौल बड़ा पॉजिटिविटी था, पॉजिटिव था। मेरे मामा जी हमसे कहते रहे, बस बेटा 2 महीना बस रेस्ट करना, उसके बाद 2 महीने का तो तूने कंपनी ज्वाइन करनी है। मेरे को कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि तुम नहीं चल पाओगे। जैसे कि मैं आप लोगों के वीडियोस में देखता हूँ, कई लोग कहते हैं कि हम नहीं चल पाएंगे, हमसे डॉक्टर ने ऐसा कहा। मुझसे कभी किसी डॉक्टर ने नहीं कहा। मुझसे कहा बस 2 मिनट, एग्जैक्टली। बस 2 मिनट, 15 दिन, बस 15 दिन, 20 दिन, और ऐसे करते करते मुझे वो आगे बढ़ाते चले गए। तो जो मेरी रिकवरी ये स्टार्ट बहुत हुई, ज़्यादा जरूरी होता है सर जी, ये एक एससीआई पेशेंट के लिए उनका बिल्कुल मनोबल बढ़ाना बहुत ज़्यादा बिल्कुल जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मेरा जब फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुआ था, सिर्फ बच्चा, मैं क्या, मैंने हेड पूरा सेव कर लिया था पूरा, ताकि नहाता नहाने का तो ऑप्शन ही नहीं था। तो पूरे बाल मेरे हम्म। कटवा दिए थे। ऊपर मैं कुछ नहीं हम्म। पहनता था, मैं एक चादर लगाओ, यहाँ नॉर्थ रीजन में दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ठंडा पड़ता है, लेकिन मैं एक चादर ओढ़ता था। और नीचे हम्म। मेरे अंडरगारमेंट के लिए एक अंडरवियर था, वो भी जो आजकल कपड़े वाला होता है उस तरह से पहनाते थे, क्योंकि मेरा मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना था। हार्ड, मेरा हार्ड वाला जो आपका कॉलर होता है वो बिल्कुल टाइट रहता था, हम्म। क्योंकि मेरी यहाँ C4 C5 में भी हल्का सा थोड़ा डैमेज था, बहुत ज्यादा तो नहीं, हम्म। लेकिन थोड़ा वहां पे भी इम्पैक्ट हुआ था। तो हम्म। हार्ड कॉलर रहता था, ऊपर कुछ नहीं पहनता था। और उस दिसंबर में मुझे इतनी बर्निंग होती थी, इतना सेंसर टिंगलिंगनेस और बर्निंग इतनी होती, मैं उस मौसम में भी पंखा चलाता था। लोग ठंडे से कांपते थे, ओके। यार पंखा तो बंद कर ले, मैं कहता नहीं नहीं, मेरे को दिक्कत हो रहा है। और दूसरा, ठंडे की वजह से मेरा बेड सोर वगैरह का भी थोड़ा दिक्कत नहीं आया, मतलब किस्मत ये अच्छी रही कि जाड़ों के दिन थे, वरना अदरवाइज गर्मियों के दिनों में तो बेड सोर होने की संभावना। एग्जैक्टली exactly, मैं मेरा भी यहाँ पे यही थोड़ा सा प्लस पॉइंट था। मैं रहता हूँ मुंबई में, लेकिन ठंडी का महीना था, थोड़ा बहुत ठंडी तो इफेक्ट यहाँ पे भी थोड़ा डालता है टेम्परेचर बिल्कुल का, तो बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता ही है। पसीना तो वगैरह लेकिन नहीं आता फिर है भी तो। हाँ, तो हाँ, लेकिन फिर भी मुझे बेड सोर स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी साफ करती थी तो पता चल हाँ, गया था। तो डॉक्टर ने बोला अभी एक्सरसाइज बंद करके आप इस पे ज़्यादा ध्यान दो, नहीं तो ये पूरा बिल्कुल लाइफ बिल्कुल। खराब कर सकता है आपका। तो फिर मेरे पापा भी नाइसिल का पाउडर वगैरह लगाते थे, हल्का सा हाथ डाल के। अब मेरे पापा मेरे साथ रहते थे वहाँ पे, वो भी थोड़ा, उनकी भी एज ज्यादा थी उस टाइम पे भी, मेरे ख्याल से उनकी एज भी 67 67 68 के, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए करते थे। हम्म। मेरा भाई, बाकी मेरा भाई यूएस में रहता था, वो था नहीं उस टाइम पे, तो वो आ नहीं पाया, वो बाद में आया। तो फिर मेरा वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। 3 महीने में कंप्लीट बेड रेस्ट रहा, मेरे को खाली हाथों से, क्योंकि मूवमेंट था नहीं, तो वही आते थे फिजियोथेरेपिस्ट, वही मूवमेंट कराते थे। धीरे धीरे फिंगर्स में मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने को नी बैंड करके, उन्होंने बॉल लेके, बॉल के ऊपर पैर रख के मेरा नी का मूवमेंट, तो धीरे धीरे मेरा मूवमेंट, मुझे लगा कि हाँ, कि मेरा मूवमेंट आ रहा है। पैर में अपना एंकल में अप डाउन करता था, थोड़ा नी का मेरा बैंड होने लगे। फिर जैसे एक बच्चा सीखता है स्पाइन इंजरी के बाद, आप समझ लीजिए उसने अपने पूरे, अपने जो मेमोरी है लॉस कर दी है एक तरह से, जो नीचे की बॉडी को जा मतलब रहे हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरह से न्यू क्या जी बोलते जी, हैं, नया जन्म हुआ है, ऐसा बोल नया लीजिए कि जन्म, नया बिल्कुल जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बच्चा सीखता है, उन्होंने मुझे बिल्कुल वैसे ही सिखाया। जब मैं पहले हम्म। लेटा था, तो हाइपर टेंशन के लेटा था, तो उन्होंने धीरे धीरे बेड को ऊपर करना स्टार्ट किया,
कि एकदम से उठाएंगे तो हाइपरटेंशन की वजह से बीपी वगैरह हाई हो सकता है और चक्कर आ सकते हैं। तो बेड को धीरे धीरे राइट। ऊपर बेड का ऊपर लेते हुए 60 डिग्री 40 डिग्री करते करते धीरे धीरे मेरे को हम्म। 70 80 डिग्री, फिर लास्ट में 90 डिग्री पे मुझे लेते हुए आए। क्योंकि ग्लूट्स का भी आपका मसल्स वगैरह सब खत्म हो जाती है तो बैठने का, तो फिर उन्होंने बच्चा जैसे बैठना सीखा दोनों हाथ से। उससे पहले मैं डंबल हम्म। से अपनी लेटे लेटे एक्सरसाइज करके अपने बाइसेप्स बनाता ताकि मैं हाथों से अपर बॉडी का स्ट्रॉन्ग अपर किया। बॉडी का, ताकि मैं उसको अपने को अपना एक सपोर्ट कर सकूं। तो बैठना राइट। सीखा, तो बैठ के मैं झुक के ऐसे लेटता था, तो धीरे धीरे बैठना सीखे। बैठना सीखने के बाद फिर उन्होंने से बच्चा घुटने के बल चलता है, घोड़ा बन के खड़ा हम्म, घोड़ा रखा। बन के, राइट। बिल्कुल घोड़ा बन के, उसके बाद फिर उन्होंने मैं बेड पे ही जैसे बच्चा घुटनों के बल चलता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है, बच्चा चलना स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट किया। ये सब स्टार्ट हुआ तीसरे महीने के बाद चौथे महीने में, मतलब ये प्रोसेस मेरा हम्म। चौथे महीने से। और उसके चौथे बाद महीने मेरी, में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद लिटरली मैं 1 घंटा खड़ा होता था। मेरे को मैंने आपको फोटो भेजी जिसमें मेरे, वो राइट, आपको भेजा है। वो पकड़ के घुटने सारे। पकड़ के, हाँ वॉकर में वो नीचे अपने पैर, मेरे अपने पैर से मेरा पैर दबाते थे, घुटनों को पकड़ के रखते थे, मैं खड़ा होता। मैं घड़ी देखकर 1 घंटा खड़ा होता था, घड़ी देखकर। मैं आपको लिटरली, आदमी ओके। 1 घंटा कहना बहुत आसान होता है, 15 मिनट को भी 1 घंटा कह देता है, लेकिन घड़ी देखकर 1 घंटा खड़ा होता था। धीरे धीरे फिर एक हाथ से बैलेंस बना के, 2 हाथ से बैलेंस बना के मैंने खड़ा होना सीखा। फिर बच्चा जैसे दीवार के सारे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलता है, मैंने वो चलना सीखा। अभी किस्मत भी होती है रिकवरी किसी की, मतलब मेहनत तो थी। अब मैंने मैंने जिंदगी में इतनी मेहनत, मैं कहता हूँ स्पाइन इंजरी भगवान किसी को ना दे, दुश्मन किसी को को बने। ना दे। इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत, और जो इस मेहनत को कर लेगा और तरीके से कर लेगा और अच्छी गाइडेंस में कर लेगा, मैं कह रहा हूँ 100% उसकी रिकवरी आना निश्चित है। आपको निश्चित है। मेहनत है और आपकी थोड़ा किस्मत, कभी भाई बैड लक होता है, देखो कई लोगों को फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिल पाती, कई लोगों को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती, कई लोगों को अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल पाते, वो भी बहुत जरूरी है। अब वो हर किसी का देखो, कभी किसी को मिल जाता है, जैसे आप मेरे को भी यूट्यूब में बात कर रहे हैं, आज का टाइम इतना अच्छा है कि आपको एडवाइस यूट्यूब के माध्यम से मिल जाती है, लोग कॉन्टेक्ट बना लेते हैं। मेरे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, और मैं बड़ा पॉजिटिव माइंड था, मतलब मैं आज भी बहुत पॉजिटिव माइंड, मैं नेगेटिविटी को देखता ही नहीं हूँ। सर, यहाँ पे पॉजिटिव माइंड के अलावा अगर आपको कहीं से मान लीजिए, अगर आपका जो इन्वायरमेंट था, आपके जो फैमिली का इन्वायरमेंट था, बिल्कुल अगर वो बिल्कुल ना होता तो आप आदमी कितना भी पॉजिटिवनेस रहे, बिल्कुल जब बिल्कुल तक उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं रहेगा, बिल्कुल फाइनेंशियली हेल्प करने वाला नहीं बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल उसको बिल्कुल, शारीरिक हेल्प करने वाला नहीं रहेगा, वही तो बिल्कुल कितना भी पॉजिटिव रहे। मैं इवन मैं खुद, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मैं बहुत बड़ा पॉजिटिव हूँ और मैं अपने आप बिल्कुल को रिकवर कर लिया तो मैं सब कुछ कर लिया हूँ, ऐसा नहीं। मेरा बिल्कुल फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, मेरा डॉक्टर का सपोर्ट बहुत अच्छा था, फिजियोथेरेपी का सपोर्ट अच्छा था, मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो सपोर्टिव था, तब मैं बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल पहुंचा हूँ। बिल्कुल मेरा तो अपना खुद का था ही, लेकिन ये सब के अलावा भी, ये सब भी जरूरी है कहीं ना कहीं आपको रिकवर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो आपका आसपास का एनवायरनमेंट ही आपको पॉजिटिव बनाता है ना। अगर आपकी हेल्प, आप एग्जैक्टली। हेल्पलेस हैं, तो आप कितना भी पॉजिटिव, धीरे 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 आपका, आप डिमोटिवेट हो डाउन जाता है फिर वो। डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो वो चीजें तो वही है। तो मेरे आसपास भी ऐसी था, देखो फादर थे साथ में, बाकी मेरे मामा जी खुद के बहुत जाने माने डॉक्टर, पद्मश्री अवार्डी हैं वो, डॉक्टर एमसी पंत के नाम तो है, ये अगर आप, बताओ, आप पद्मश्री जैसे अब बड़े डॉक्टर के साथ आप रह रहे हो हाँ तो रिकवर नहीं नहीं, करेंगे तो फिर कैसा बीसी रॉय करेंगे उनको आप? पद्मश्री भी उसी साल मिला था, 2008 जनवरी में जब मैं एडमिट था वहाँ, उसी टाइम पे उनको मिला था। उसके उससे पहले बीसी रॉय अवार्ड मेडिकल साइंस का टॉप अवार्ड है। आप अगर गूगल में करेंगे डॉक्टर एमसी पंजी, आपको उनके बारे में डिटेल मिल जाएगा। ओके। तो हाँ, तो वो मिले तो उनके उनकी वजह से बहुत हेल्प मिला, मामा जी उनसे पॉजिटिव मिलता था और भरोसा लगता था कि मामा जी हैं तो भाई सब कुछ कर लेंगे। तो सारा के सारा, दूसरा क्या, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो वो जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो मेरे दिमाग में आया नहीं कभी। जो उन्होंने बोला मैंने वही मान लिया, तो वो मेरे लिए एक प्लस ओके। पॉइंट रहा। हाँ, लेकिन उसके बाद 6 महीने के बाद लगभग लगभग मैं क्रच पा गया था, एक डंडे पे मैं सारे हल्का हल्का चलना, मतलब स्टेप हल्के हल्के लेना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद फिर हम लोग हल्द्वानी वापस घर आ गए थे यहाँ पे। लेकिन मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैं व्हील चेयर से आके मैं रूम से बाहर निकला था चौथे महीने, तो मैंने बाहर वहां आगे ग्राउंड हुआ करता, वहां पे कुत्ता देखा, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। मैं जिस स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, मेरे को उससे ज्यादा खुशी आज तक जिंदगी में नहीं मिली। मैं वर्ड्स में आपको डिफाइन नहीं कर सकता। मैं मतलब मैं वो ये वो मैं चीज, सर, मैं आप जो फीलिंग व्यक्त करना चाहते हैं ना, हाँ भले आप अपने शब्दों से ना कर हाँ, पाए, क्योंकि मैं वो फीलिंग खुद महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बिल्कुल 8-9 महीने तक बेड पे था, फिर इसके बाद जब सॉरी 1.5 साल के बाद मैं वॉकर पे आया, वॉकर पे जब मैं घर से, जब मैं अपने रूम से बाहर कदम रखा था ना, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मतलब हाँ, अब मैंने जाके कुछ अचीव किया है डेढ़ वो साल आप वो के आप बाद। समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, वो तीसरा पर्सन नहीं समझ पाएगा। तीसरा नहीं समझ सकता, मतलब ऐसा ऐसा बिल्कुल, लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ यही नहीं मेरा चाहिए, सबसे बड़ा उपलब्धि है, बिल्कुल 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 ऐसा लगता बिल्कुल था। बिल्कुल। उसके बाद मैं मार्केट एक बार घूमने गया, मेरा मामा का बेटा है, वो मुझे ले गया कार में बैठा के। तो मैंने मार्केट देखी, तो मैंने भीड़ बाहर, मैं बिल्कुल चकाचौंध, मैंने कहा यार मैं तो, मतलब मैंने कहा मैं फिट हो गया हूँ जी, मैं तो इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। फिर 6 महीने बाद हम वापस अपनी सिटी को आ गए, हल्द्वानी आ गए। यहाँ आया तो फिर मेरा वही था, पहले मेडिकल कॉलेज ले गए, तो उन्होंने कहा यार इस बड़ा शानदार रिकवरी है, और मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना अच्छा रिकवरी आपका आ जाएगा, जिस तरह की आपकी लेवल की चोट थी।
तो वहाँ पे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट किया डॉक्टर्स ने मेरे को वहाँ पे। उसके बाद फिर हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद देखिए मेरे पैरों में क्या झंझनाहट बहुत रहती थी, बर्निंग बहुत रहती थी, पेन बहुत रहता था। ओके। तो यहाँ के फिर मैंने एक्सरसाइज अपने, कोई ऐसा उन्होंने बताया भी नहीं कि फिजियोथेरेपी करानी है, क्या करना है, कुछ बोला नहीं है डॉक्टर्स ने वहाँ के। तो मैं स्टेयर्स चढ़ने लग गया था 7वें महीने पे, हल्का हल्का, मतलब एक एक पैर करके, थोड़ा थोड़ा। लेकिन पेरेंट्स ने मना किया कि ओके, नहीं यार। लेकिन स्टिक अभी भी आपके साथ में था? क्रंचेस हाँ जो स्टिक, हाँ एल्बो हाँ क्रंच के एल्बो हाँ, एल्बो क्रंचेस। क्रच, हाँ क्रच मैं भी यूज करता था। तो मना किया कि भाई छत में भी नहीं जाएगा। तो 2-3 हफ्ते तो ऐसे ही निकल गए, घर के अंदर ही चलता था, थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज बताई थी वो करता था। फिर जब मेरा पेन बहुत ज्यादा था, तो फिर मैंने यहाँ पे जिन डॉक्टर्स ने मेरे को पहली बार टेस्टोइड वगैरह स्टार्टिंग में जिन्होंने मेरे को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया था, उनके पास मैं गया। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ टेबलेट दी। उन्होंने मुझसे आपको ये आपका प्रीगैबलिन है और आपका बैक्लोबोडी है, वेसिटॉल हम्म। रिटार्ड, 2-3 टेबलेट्स मुझे दी। और छोटे से स्टार्ट किया, 2.5 mg से स्टार्ट, तो 20 mg लेता हूँ। तो उन्होंने चक्कर आएंगे, तो उससे मेरा पैर एकदम रिलैक्स हो जाता था, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। तो मैं एक्सरसाइज भी करने लगा। फिर उन्होंने मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट बताया। उन्होंने कहा फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री तो नहीं है उसके पास, लेकिन उसने काम सिखाया और मेहनत करता है, प्रेशर लगाता है। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट जनरली, मैंने कई लोगों के पास गया, वो खाली टच करते हैं, आपका टेंस वगैरह दे देते हैं हल्का फुल्का हाथ, क्योंकि यहाँ पे रिहैब सेंटर उतने अच्छे नहीं है लोकल में। तो उस टाइम पे इतना बड़ा शहर भी नहीं था जितना आज है, टू थाउजेंड ओके। सेवन एट में। हाँ, उस तो टाइम पे उतना फिजियोथेरेपी का उतना हाँ वो भी नहीं था, चलन या हाँ क्रेज भी नहीं था कि हाँ, बिल्कुल फिजियोथेरेपी बिल्कुल कुछ करके बिल्कुल होता भी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। था भी तो बहुत लोकल, वो अपने मेहनत नहीं करते थे, टेंस लगा दिया या थोड़ा वैक्स कर दिया, इस तरह के जो ऑर्थोपेडिक्स वगैरह कराते हैं वो बेसिक चीजें करा करते थे। तो वो बंदा आया, वो चारू पंत करके थे वो, उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज कराई और उन्होंने मुझे बहुत प्रेशर दे के कराया। उन्होंने मुझे फिर मेरी गर्दन भी ऐसी नीचे कॉलर पहन पहन के, मेरी गर्दन हमेशा अकड़ गई थी, ऐसी थी मेरी बहुत, ये मसल्स यहाँ की गर्दन की भी बहुत। तो फिर गर्दन की एक्सरसाइज करी। तो 1.5-2 साल मैंने लगातार कंटिन्यू कराया। 2 टाइम आते थे, मॉर्निंग और इवनिंग, एक एक घंटा, मतलब एक घंटा क्या, वो 15-20 मिनट में थक जाता था मैं, लेकिन मेहनत करते थे, खुद भी करता था बीच में। तो धीरे धीरे क्रच लेके चलता था, लेकिन मैं एल्बो क्रच को मैं थोड़ा हैंड से ऊपर उठा के चलता, बैलेंस मेरा आ गया था, एक पाँव मेरा थोड़ा बैलेंसिंग कम थी, लेकिन मैं ऊपर क्रच उठा के 2 साल, मतलब 1-1.5 साल में चलने लग गया था इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ही कहेंगे कि मैं उसको सपोर्ट नहीं लेता था, हाथ में रखता था ताकि कहीं पे मतलब ऐसे कुछ। कॉन्फिडेंस के लिए रखे रहते थे साथ में, लेकिन हाँ, बिना सपोर्ट के चलते थे। लेकिन यहीं से फिर मेरी थोड़ा जर्नी खराब भी हुई। यहाँ तक मैं जब चलने लग गया था, तो मैं 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर से चल लेता था पैदल, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाता था, फिर आ जाता था थोड़ा रेस्ट करके वहां पे। लेकिन एक पैर मेरा कभी कभी रिफ्लेक्सेस मारता था, झटका जो राइट वाला है मेरा, अचानक से एकदम उड़ जाता, इसीलिए मैं उसको, रिफ्लेक्स आते थे तो इसलिए मैं अपना एल्बो क्लच उठा के रखता, लेकिन अपने साथ रखता था। अब यहाँ से थोड़ा मैं, क्या होता ना, आदमी थोड़ा जब कंफर्टेबल, मैं तो चलने लग गया, एक आप समझ लो, एक अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो आदमी थोड़ा, फिर उसका लेवल भी ना, अहंकार कहते हैं, जो रावण को नहीं हुआ तो हमारा क्या हुआ। मेरे साथ अक्सर यही हुआ। मैं मैंने अक्सर वही लोगों को बोलता हूँ सर जी, इसीलिए मैं यही बोलता हूँ। ये देखिए, बहुत बहुत लोगों ने ये मुझे कंप्लेंट किया है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा लापरवाही हो जाता है। जैसे ही वो थोड़ा सा रिकवर करते हैं, जैसे उनको लगता है कि मैं अब यहाँ से वहां तक जा सकता हूँ, तो वो अपने लाइफ में बोल लीजिए या फिर मोबाइल में या फिर ऐसे एक चीज में व्यस्त हो जाते हैं कि जो उनका मेन प्रायोरिटी है अभी 100% रिकवर होना, फिर उसको अपना सेकेंडरी या फिर थर्ड बना देते हैं। बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। चीजें भूल जाते हैं, तो वो फिर बाद में बोलते हैं कि उनका रिकवरी फिर से स्लो हो गया, फिर से उस पोजीशन पे आ गए जहां से उन्होंने फिर से स्टार्ट किया था। मेरे तो साथ क्या हुआ। ये चीजें मैं आप बोलना चाहूंगा लोगों को कि आप ऐसे गलती, मैं इवन मुझे अभी 7 साल हो गए सर जी। हम्म, मैं अपना अभी भी अपना फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपना एक्सरसाइज देता हूँ। सुबह उठ जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जो काम करना रहता है, फिर उसके बाद करता हूँ, फिर से एक्सरसाइज करता हूँ, फिर जो काम रहता है वो करता हूँ, शाम को पैदल चलता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, ट्रैक करता हूँ। अभी भी मेरा क्योंकि मेरा भी सेंसेशन जीरो है, तो मेरा अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी मेरा एक्सरसाइज ही है कि मुझे 100% ठीक होना है। मैं इसी बात पे, आपका जो आप कह रहे हैं, मैं आप ही को देख के मोटिवेट हुआ। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि एससीआई का कुछ तरह के वीडियोस होंगे। अचानक एक दिन मुझे आपका वीडियो दिखा रहे थे इस तिवारी। मैंने एससीआई करके मैं कुछ सर्च कर रहा था, मेरे को पता नहीं, मेरे भाई ने कुछ समय पहले मुझसे कहा था कि यार तू बैठता है क्यों, नहीं होता है एक्सरसाइज कर। तो जब मुझे लगा, तो फिर मैं यहाँ पे नया हॉस्पिटल खुला था, एक चंदन हॉस्पिटल, तो मैं वहां दिखाने गया। उन्होंने एमआरआई कराई, मैंने कहा ये है प्रॉब्लम, ये है वो है। तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई, तो मैंने सर्च किया, तो मुझे आपका वीडियो दिखा। और आपके वीडियोस, मैंने इतने वीडियोस देखे हैं। अभी आपने एक स्ट्रेचिंग बैंड वाला, मैंने वो मंगवाया, आपने जब बताया था कि भी स्ट्रेचिंग बैंड वाला कि इजीली, ताकि स्टैंड करने के लिए, मैंने आपके बहुत से वीडियोस देखे। मतलब आप जब 12-16 सीढ़ी चल रहे हैं, फ्लोर तक जा रहे हैं, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ आपके। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत इंटरव्यूज देखे, 45-45 मिनट के देखे। तो मेरे को लगा यार, जब ये कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं तो काफी पहले रिकवर हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था, और मेरी गलती ये मुझे रही। मुझे लगता है कि ना, जैसे आपका स्टोरी है, जिस जिस हिसाब से आप रिकवर हुए थे ना, आज आप भी आपको ना दौड़ना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस टाइम गाइड करने वाला इस तरह का नहीं था कंटेंट। तो मैं सोचा कि भाई मैं ही चल पा रहा हूँ। मैं बसंत कुंज एससीआई सेंटर में गया, उन्होंने कहा आपकी तो भैया मेरा कल, आप तो चल रहे हैं, उन्होंने सबने मेरे को बिल्कुल चढ़ा दिया ऊपर।
कि आपका हमारे यहाँ तो चलते नहीं, आपका जिस लेवल की इंजरी है आप तो बहुत अच्छा चल रहे हैं। मैंने कहा अरे वाह, मैं चल रहा हूँ तो बस वही होता है, वहीं लापरवाही मेरी हो सो गई। तो फिर गलती क्या रही, मेरे दोस्त लोग आए, दोस्त लोग थोड़े हम इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो दोस्त लोग मेरे ऐसे ही थे। उन्होंने कहा भाई चल घूमने चले, मैंने चलो। उन्होंने कहा ड्रिंक करेगा, मैंने कहा हाँ भाई करा दो। नैनीताल गए घूमने। नैनीताल के फ्लैट में उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा डंडा छोड़ दे। मैंने कहा डंडा हुआ उस दिन से मैंने अपना स्टिक छोड़ दिया, बिना स्टिक के मैं चलने लग गया। और उस दिन के बाद मैंने स्टिक नहीं पकड़ी। एक मतलब दोस्तों ओके। के ड्रिंक करा, क्या करा, मतलब ये कॉन्फिडेंस कितना आया। टाइम हो गया मतलब डंडा छोड़े हुए क्रच छोड़े मैंने 2008 नाइन 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 10 में छोड़ दिया होगा। ओके। आठ 9 में छोड़ दिया होगा। सात ओके। 10 पे कम दिया तो 1.5 साल में मैंने छोड़ दिया था, 1 1.5 साल में। ओके, तो आज हाँ, तब से लेके आज तक आपने स्टिक नहीं पकड़ा है? नहीं पकड़ा। बीच में एक बार रोड थोड़ा खुद रहा था तो मैं अपने सेफ्टी के लिए लेके जाता था बीच में। ओके। कई साल मतलब कि रोड कहीं खुदता है ना, तो नीचे बैठ, क्योंकि नीचे पत्थर वत्थर आते हैं तो बैलेंस नहीं बनता। तो उस वजह से मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा लिया था कुछ समय के लिए, लेकिन मैंने छोड़ दिया था 1 1.5 साल में, कॉन्फिडेंस से चलता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं, मेरे भाई की शादी हुई थी तो 2010 में मैंने फिजियोथेरेपी फिर छुड़वा दी थी। फिर मैंने, मेरे पेन जो होता था, न्यूरोपैथी पेन है जो आपका झंझनाट है और बर्निंग है, मैं उससे बड़ा परेशान था। तो फिर मैंने एक्यूप्रेशर करवाया, वो नेचुरोपैथी वाले होते हैं। एक हाँ। 1.5 साल कराया, उससे रिलैक्स तो मिल जाता है, लेकिन उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं था। मेरे को कई लोगों ने कहा भाई लेजर करा, तो मैंने कई दर दर घूमते रहा। मैंने एक्सरसाइज सीखा, मैंने और चीजें पकड़नी शुरू कर दी, जिससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। टेंस लगा दे कर दिया मैं, फिर इजी वे में। फिर क्या हुआ, 2012 मैंने एक जॉब ज्वाइन कर लिया। पहले मैं इंडस्ट्री में था तो इंडस्ट्री में तो कर नहीं सकता था, लेकिन इंडस्ट्री से रिलेटेड मारुति में एक हमारा कंपनी का ट्रेनिंग पार्टनर है, तो वहाँ मुझे जॉब मिल गया था। तो वहाँ मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के लिए पहले मैं पैदल जा चले जाता, घर के पास ही था, कभी रिक्शा कर लेता था। तो पैदल आना जाना था। 2014 मैंने स्कूटी ली, स्कूटी में 2 सपोर्टिंग के लिए टायर लगवा दिए। और मैं स्कूटी, जब मेरे हाथ में स्कूटी आई तो स्कूटी चलाना भी सीखा मैंने, क्योंकि वो हैंडल उसका एक तरफ भागता था, डिसबैलेंस, अलाइनमेंट सही नहीं था तो डिसबैलेंस था। और जब एक बार स्कूटी में परफेक्ट हो गया तो मैं, मेरे को भैया मेरी अप्रोच और आसान हो गई, मार्केट जाना, जो काम जाना, जहां जाना मैं, तो मेरी एक्सरसाइज हाँ, और कम हो इजी गई। टू एक्सेस हो गया बाकी सब चीजें इजी टू और। एक्सेस हो गया। फिर मैंने कार ले ली। कार मेरे को, मैंने ऑटोमेटिक कार ले ली, और ऑटोमेटिक कार में मैंने हैंड मॉडिफाई करा के हाथ में एक्सीलेटर ब्रेक करवा दिया उसका। ओके। और वो मैंने मॉडिफाई करवा दिया, और कार में उसमें क्या, खाली पीछे करो एक्सीलेटर, आगे करो ब्रेक, एक हाथ से स्टेयरिंग। तो मेरी लाइफ और इजी हो गई, मैं हर जगह दूर दूर जाने लगा। मैं रुद्रपुर, दिल्ली या फिर नैनीताल जाना, गाड़ी लेके और चले इस जाता। बीच में आपका ये जो एक्सरसाइज था ये हो नहीं रहा था? बहुत कम, मतलब शुरू में तो कर रहा था 2014 15, मतलब आज से 8 10 साल, 9 10 साल मैंने बहुत कम कर दी। कभी कर लिया, पाँव खींच लिया, मतलब ना के बराबर। बस यह है कि कभी स्टेयर चल लेता था, जब छत में जाना है तो स्टेयर चल के छत में चले गए, ऑफिस मतलब में वो कभी। जो नॉर्मल यूज में होता है नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में, चलना, बस उतना ही? चलना फिरना, बस डेली रूटीन का जो वर्क होता है वही मैं करता था, चलना फिरना होता था। और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता था, कभी कभी चलता था, बहुत ज्यादा चले जाता था। या स्टेयर्स में ऊपर छत में जाने के लिए स्टेयर्स का यूज करना, तो उसमें चढ़ के चले जाता था। तो एक्सरसाइज छूट गई। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे, वीडियोस देखने के मुझे लगा, और मेरा लेफ्ट पाँव का बैलेंस थोड़ा कम है, क्योंकि मेरे को लगता है ग्लूट्स का, अब मेरे को पता करना पड़ेगा डॉक्टर से, मेरी मसल कहाँ की वीक है। क्योंकि मेरा पैर ये सीधा ऊपर उठाने में दिक्कत होती है, ऐसे लेट जाओ ना लाइन, ये वाला ओके। लेफ्ट वाला पूरा ऊपर नहीं ओके। उठता। लेकिन बैक साइड में पूरा उठता है, साइड वाइड दोनों साइड जाता है। अब मैंने कई आनंद सर के वीडियो देख लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्योंकि पैर सीधा ऊपर देखो, उठने में दिक्कत। अभी जैसे ये अपना लेग है, ठीक है? हाँ, ये अपना लेग को ऊपर उठाने के लिए हमारा कौन सा मसल काम करता है? पहले तो हैमस्ट्रिंग काम करता है, और बिल्कुल। आपका आपका क्वाड्रिसेप मसल काम करता है। तो ये दोनों ओके। स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल। और जो अपना पेल्विक एरिया का मसल है, जहाँ पे ये अपना स्टमक हाँ, और अपना ये जो स्टमक के थाई, जॉइंट है जो, हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ का। जॉइंट है, वो आपका पेल्विक एरिया का मसल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप वो फुल लेग रेस कर पाएंगे। हाँ, लेफ्ट मेरा उठता है पूरा, लेफ्ट में कोई, लेफ्ट तो मेरा नॉर्मल की तरह है एकदम, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट के साथ भी उठा लूँ उसको, वो अच्छा काम करता है। राइट साइड वाले में क्या है, उसका साइड में तो उठता है और अंदर बाहर भी आता है, लेकिन फ्रंट वाला, और अगर मैं आप ऐसे करूँ ऊपर उठाने के लिए से आपको, मैं आपको दिखाऊं भी, मैं वीडियो में दिखाता हूँ हम्म। आपको। जैसे ये है, अभी तो मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ। हम्म। ये हम्म। है, ये पैर मेरा पूरा ऊपर जाता है। ये पैर मेरा, हाँ, ये पूरा, मतलब ये बैलेंस नहीं आता, ये वाला ऊपर आ रहा है तो इतना। बैलेंस और मतलब कि ये, आप वहां पे कंट्रोल नहीं कर पा हाँ, रहे हैं। ये पैर मेरा थोड़ा हिलता है। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे अभी मैं इस पोजीशन में हूँ, ठीक है? हाँ, अभी मेरा अपने दोनों पाँव उठा लूंगा मैं, हाँ, ठीक है? हाँ, देखिए, मैं दोनों कंट्रोल कर ले रहा हूँ, मेरा दोनों हाथ हाँ, हवा में है। हाँ, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए ना, आपका देखिए, अब मैं जो ये मसल ऊपर कर रहा हूँ ना, मेरा देखो ये मसल काम कर रहा है उसको उठाने के लिए। हाँ, और ये जो यहाँ पे मसल है ना, पेल्विक, आप इसको छू के हाँ, देख सकते हैं, यहाँ का देखिए मसल टाइट है अभी। जैसे इसको मैं हाँ, लूज करूंगा, फिर से हाँ, नॉर्मल हो जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये इस पे मसल काम करना है, मतलब आपको इसे लेग एक्सटेंशन करना है, ऐसा करके हाँ, लेट के चाहे अरे, कीजिए, चाहे आप बैठ के कीजिए। अच्छा, आपको ये वाला पोजीशन में आपको लेग एक्सटेंशन बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले होता था, जब मैं एक्सरसाइज करता था मेरा पूरा ऊपर आता था, उस टाइम पे था। पहले मैं सिटअप करता था, मैं 20 सिटअप करता था नीचे ऊपर जाके। मैंने जब से एक्सरसाइज हम्म। छोटी, आज मैं करने को कर लूंगा, लेकिन मेरा पेन, लाइक जो नी के पीछे का पेन है, मेरा पेन आ रहा है जो
अभी एक्सरसाइज करने के बाद जो मेरा नी है राइट साइड का, उसके बैक साइड में मेरा जस्ट पेन हम्म। आता है। काप्स वो में मतलब पेन आ रहा होगा। काप्स में नहीं, ये नी के जस्ट पीछे, पीछे का हिस्सा, ओके 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 ओके। ये नी पटेला के लाइन। नीचे वाला, हाँ, समझ गया। पटेला के पीछे पीछे वाला हिस्सा, जस्ट हाँ। कॉर्नर कॉर्नर साइड समझ लो, वहां पे थोड़ा पेन आता है। तो लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर रखनी है। अब आगे मैंने सोचा है कि अभी मैं अपना, अभी तो मेरे को शायद 10 दिन में नहीं हो रहे एक्सरसाइज स्टार्ट करे, 10 से 11 दिन हो रहे हैं। और इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा है, मेरा पैर पहले इतना नहीं आ रहा था, आज ऊपर आ रहा है। बैलेंस मेरा अभी मैं कर लेता हूँ, लेफ्ट राइट दोनों में थोड़ा थोड़ा बैलेंस भी करने लगा। चलते तो बैलेंस है, वो इश्यू नहीं है, लेकिन एक सिंगल पैर पे वो बैलेंस का दिक्कत है। और बाकी बॉल ऑफ ब्लैडर में कंट्रोल तो 100%। आप कंट्रोल किसे कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बेसिकली क्या था कि जब 6 महीने हुए थे, मेरा कैथेटर निकाल के बीच बीच में छोड़ते थे, तो मेरा यूरिन पास नहीं होता था, ठीक है ना। हम्म तो अब मेरे को उस टाइम पे मेरी कॉमेडी टाइप की है, मैं कंपनी का आदमी हूँ, मैं ओटी हमारे यहाँ ओवर टाइम को कहते थे। हम तो मेडिकल लाइन में कभी टच में भी नहीं रहे, और ना उस पर अवेयरनेस थी। वो निकाल के चले आते थे, वहाँ हॉस्पिटल में इंटरकॉम था घर से ही बगल में, एक उनका लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट भी था, एक हॉस्पिटल था। तो वो कहते ओटी में है, ओटी, मेरा मेरे पसीने निकलने लगते थे। उससे कहा ओटी में है, मैं सो ओवर टाइम में। फिर उन्होंने कहा ओटी, मैंने कहा ओटी क्या है, तो ओवर ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर थिएटर। थिएटर। हम कंपनी के थे, हम ओवर टाइम समझते थे। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ। तो फिर वो आए, फिर कैथेटर दोबारा लगाते थे तो निकल जाती थी। तो लेकिन 6 महीने बाद, 6.5 महीने बाद ये था कि मुझे लीकेज नहीं होता था। लेकिन मुझे अभी भी दिक्कत क्या है, मेरा जाता था वॉशरूम में, जाओ एनएस पर हल्का स्टिमुलेट करो मेरे को, एनएस को स्टिमुलेट करो तो मेरा स्टूल भी पास होता था, यूरिन भी पास होती थी। धीरे धीरे हम्म क्या हुआ, जब यहाँ हल्द्वानी आया मैं, तो मेरे को कई बार जाना पड़ता था, लगता था कि अभी आने वाली आने वाली है। जाओ तो 2-4 बूंद गिरती थी भी, निकलता नहीं था। और हम्म। थोड़ा पानी पी लो, मतलब 10 बार जाना पड़ता था। और एनएस पे स्टिमुलेट करो तो तुरंत सारा निकल जाता था। या बहुत देर तक रोको रखो, आप आ रहा है मत जाओ मत जाओ, तो फिर प्रेशर से एक साथ निकल जाता था। मेरे को लगता है कि थोड़ा भी अमाउंट अगर वहाँ पे यूरिन होता होगा तो वो सिग्नल देता होगा कि बे करो। लेकिन ना कि राइट। ब्लैडर फुल नहीं रहता था, कि मसल मेरे ख्याल से ब्लैडर की वीक होंगी, तो जितना भी है वीक हो थोड़ा। गए हैं। हाँ। हाँ, इसकी वजह से। अभी मेरे को बरसातों में थोड़ा दिक्कत होता है, लीकेज का तो इशू नहीं रहा अभी, पहले हुआ कभी हल्का हल्का हो जाता था, लेकिन अभी लीकेज का तो काफी टाइम से इशू नहीं है। बस ये है कि जब जाता हूँ तो निकलने में बहुत देर लगता है, तो फिर मैं शॉर्टकट करने के लिए एनएस पे थोड़ा स्टिमुलेट करता हूँ, सारा निकल जाता है। वो एक इशू है बॉल एंड ब्लैडर का। अब वो कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं, कभी हो जाता है खड़े खड़े करके कर लो, कभी नहीं होता, दिक्कत होता है बहुत बार, तो फिर एनएस को स्टिमुलेट करते हैं, निकल जाता है तो रिलैक्स हो जाता है, तो चलो 1 2 3 6 घंटे की फुर्सत मिल जाती है। फुर्सत मिल जाती है। हाँ, तो ये एक्चुअली दिक्कत है। मुझे लगता है ना, आपने बीच में जो गैप दिया ना, उसकी वजह से आपका जो बॉवल ब्लैडर का जब जो पूरा फुल कंट्रोल है वो भी नहीं है। और आपका जो लेग का मसल है वो भी इसकी वजह से वीक है। फिर भी कोई बात नहीं, आप अभी यहाँ से भी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ टाइम में आने के बाद देखना आपको खुद महसूस होगा सर जी। नहीं आप नहीं, खुद वो चीज़ें कर पाएंगे वापस। मैं आपको बताता रहा हूँ, मैं 10 दिन की एक्सरसाइज में मैंने अपना पुराना, परसों मैंने सिटअप एक मारा है, लेकिन फिर मैंने ज्यादा नहीं करे, मैंने कहा मसल को ज्यादा एकदम डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली स्टार्ट exactly, नया है। पूरे मतलब फर्स्ट टाइम में इतना नहीं करना है। मैंने अभी परसों 2 दिन के बाद मैंने सिटअप मारना छोड़ दिया। मैं अभी अभी आपके सामने भी सिटअप कर सकता हूँ एक, लेकिन क्या है कि मैं सिटअप करा, मैंने परसों 2 करे हैं। लेकिन मैंने सपोर्ट हल्का सा, हाथ नीचे जब बैठते हैं तो ऊपर उठने के लिए हल्का सा हाथ का सपोर्ट लिया, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं करूंगा, थोड़ा मसल को और स्ट्रेंथन कर लेता हूँ, देन आफ्टर मैं 10 या 20 कर लेता, आपको सिटअप 20 तक सिटअप कर लेता था। अभी मैंने स्टार्ट किया है, मुझे लगता है कि मेरा अपना टारगेट मैंने बनाया है कि अभी ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने तक मैंने अपना पाँव का सारा मूवमेंट जो है पुरानी स्थिति में लाना है। और मार्च जनवरी या फरवरी से मैंने फिर जिम ज्वाइन करना है, क्योंकि जिम में मेरे को ज्यादा अच्छी मशीन्स मिल जाएंगी। तो क्योंकि घर में मेरी मदर और मैं 2 लोग हैं, मैं अनमैरिड हूँ, ओके। मदर की मेरी 75 पे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने अपने स्ट्रेचिंग बैंड का मैंने वो मंगाया, बॉल मंगाई। मैंने अपने लिए जो इक्विपमेंट्स मैं सेल्फ से कर सकता हूँ मैंने मंगाई है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं होता, सुबह मैं 8:30 बजे ऑफिस निकल जाता हूँ, शाम को 6 बजे घर पहुंचता हूँ, तो फिजियोथेरेपी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं किसी को या तो शाम को बुलाऊं या ना बुलाऊं। मेरे को लगता है मैं सेल्फ, ऐसा तो है नहीं कि भी मैं, मेरे को अभी किसी की जरूरत है मैं खुद से कर सकता हूँ। तो अननेसेसरी मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। मैं इसके बाद मार्च के बाद या फरवरी के बाद मैं जिम ज्वाइन करूँ, और शाम को अपना जिम में फिर अपनी स्ट्रेंथनिंग की अदर एक्सरसाइज करूँ, ये मेरा प्लान है। और नहीं नहीं नहीं, तो ये आप जरूर कंटिन्यू को, जैसे कि अगर आप 8 बजे जाते हैं तो ट्राई कीजिए कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊं। एटलीस्ट नहीं तो 1.5 घंटा 1 घंटा नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा तो एकदम फुल फोकस के साथ जो भी मैं अपने मसल का वर्कआउट कर रहा हूँ उसको पूरा फुल फोकस के साथ करूँ। फिर ऑफिस जाऊं अपना। फिर दोपहर में अगर लंच टाइम में अगर कुछ ऐसा मौका मिल जाता है तो वहां पे भी कुछ ऐसा उठक बैठक या सीढ़ी चढ़ना या फिर कुछ ऐसा जो भी मैं पॉसिबल हो वहां पे भी मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊँ 5-10 मिनट। बिल्कुल फिर बिल्कुल। घर पे आने के बाद पूरा फुल 1-1.5 घंटा जो भी हो पाए, एटलीस्ट 1 घंटा तो मैं शाम को आने के बाद करूँ ही करूँ। मैं ऑफिस में दिन में आपको हर 15 मिनट में एक्सरसाइज करता हूँ। मैं ऑफिस में जाता हूँ, लेफ्ट राइट साइड वॉक,
लेफ्ट अपना बैक साइड बैकवर्ड वॉक। उसके बाद मैं बॉल है एक मेरे ऑफिस में, उस बॉल को दोनों के बीच में रख के उसको प्रेस करने का वो करना, पैर को ऊपर नीचे करना चेयर में बैठ के ही। मैं कुछ कुछ एक्सरसाइज ऑफिस में कर लेता हूँ, काफी करता हूँ, मतलब हर आधा घंटे, क्योंकि मेरा काम वहाँ पे एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मेरे पे इतना वर्कलोड नहीं है। लेकिन मैं मेरा काम मैनेजमेंट का है, आपका सुपरविजन का है, तो मेरे को लगता है ओके, कि तो हाँ, तो उसमें पूरे साथ चलना फिरना और ये सब, हाँ उठना बैठना ये सब हाँ होते ही रहता है फिर। हाँ, तो मैं उसमें समय निकाल लेता हूँ अपना काम के साथ साथ। तो ओके, मैं उसको अपना उस पीरियड में उस चीज तो ये को करता गवर्नमेंट हूँ। जॉब है आपका? गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर, हमारी कंपनी मारुति के साथ काम करती है, मारुति का ट्रेनिंग ओके ओके पार्टनर, ओके, मारुति अशोक प्राइवेट लीलैंड वगैरह। सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ओके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग का काम करती है। तो ओके हम लोग उस चीज को करते हैं। तो गुड़गांव में है आपका, पंतनगर में है अशोक लैंड प्लांट, तो उधर ही हम लोग का काम है। ओके। हाँ जी हाँ जी। तो अभी तो फिर आपको 10 दिन में ये सब चीजें जो आप पहले जैसे जो रिकवरी देख रहे थे, अभी वो बिल्कुल देखना ही स्टार्ट कर दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उतना तो मैंने जितना मैंने मेंटेन किया था मैंने उसको खोया है ना। और दोबारा मेंटेन करने में टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि वो चीज जल्दी आ जा रही है, क्योंकि आपने पहले से जल्दी आप आ जा रही है। क्योंकि आप पहले तक उस चीज को कर पाते थे। आपने छोड़ा थोड़ा मसल भी क्या, आपने थोड़ा उसको छोड़ दिया, आप 10-15 बस दिन उसे 20 दिन प्रैक्टिस करने की जरूरी है बस अभी। प्रैक्टिस, बिल्कुल बिल्कुल उस लेवल को मैं अचीव कर सकता हूँ। अब जो मेरा मसल वीक है थोड़ा, पैर राइट साइड का मुझे लगता है मेरा ग्लूट्स का जो है थोड़ा वहां पे कहीं वीकनेस है, जिस कारण मेरा पैर थोड़ा लहराता है ना चलते वक्त, यूं रहता है हाँ हाँ। हल्का। हम्म। तो वो एक मेरे को उस पर काम करना है। और बाकी मसल तो जो पैर ऊपर वो तो मैं कर लूंगा कवर वो, लेकिन थोड़ा पैर मेरा बहुत भारी होता है यार। राइट वाला तो बहुत हल्का, एकदम लाइट वो उड़ जाता है। स्टिफनेस की वजह से होता है, जैसे स्टिफनेस हो गया, अकड़न हो गया, वो सब नर्व इरिटेशन की वजह से होता है। हाँ तो क्योंकि उसमें जो जो आपका ना D3 और D4 पे डैमेज हुआ है ना, अभी भी वो पूरा मसल मतलब स्पाइन 100% रिकवर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बिल्कुल ये सब बिल्कुल। चीजें अभी आपको ये सब फेस करनी पड़ रही हैं। बड़ा वो तो बात शुरू नहीं। से रहता था। हाँ, तो वही है कि इसमें वही होता है कि जितना आप इसमें पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप इसमें रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ कितना होगा। नहीं तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपका डाइट अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर मसल रिकवरी इसीलिए तो बाकी ब्रेन और स्पाइन ये दोनों चीज के लिए ना पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी। मैं जब बिल्कुल बिल्कुल। जब ये बुक पढ़ा ना, द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, तो हम्म। मुझे समझ में आया कि अपना ब्रेन कैसे काम करता है। तो अपने को पॉजिटिव रहना एक CI पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके साथ साथ आपको बिल्कुल एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो देखो अभी आपका एक्सरसाइज, एज क्या है सर जी? मैं 45, 44, अच्छा, अभी 45। 45 का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जब आप मुझे लगता है 23 28 के थे, ओ सर ट्वेंटी बोलो, सेवन 27 का था। 27 28 के आसपास आपका इंजरी ये हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप काफ़ी यंग थे, तो फिर हाँ आप रिकवरी, बिल्कुल रिकवर बिल्कुल कर सकते थे, बट कोई बात बिल्कुल। नहीं, आपने बहुत अच्छा रिकवर किया है और हाँ आगे भी करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आपसे। बिल्कुल आप बिल्कुल एक और जो भी SCI पेशेंट है उनके लिए भी एक एग्जाम्पल बनेंगे कि मैंने बिल्कुल। कैसे किया, फिर अभी कैसे मैं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कैसे रिजल्ट मिल रहा है। बस ये एक ही बहुत मैं लोगों को सभी से, इंस्पायर होगा। सभी एसटीआई पेशेंट से यही कहना चाहूंगा, देखिए आप कभी निराश मत होइए। देखिए किसी की कंडीशन अलग अलग होती है, किसी का फाइनेंशियल राइट। इशू रहता है, किसी का नहीं रहता है। देखिए वो मैं समझता हूँ, लेकिन आप ओवरऑल ना आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर ना हमेशा एक होप रखिए, पॉजिटिव माइंड रखिए, अपनी ओर से मेहनत कीजिए। देखो ऊपर वाला है ना, करने वाला ऊपर वाला, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने आपको लेकिन आपको ये ना कहना पड़े कि भैया मैंने अपने एफर्ट नहीं की। और रिकवरी एग्जैक्टली। आएगी, आती है, समय लेती है। आप उसको टुकड़ों में लेके चलिए, सेगमेंट्स में, कि आज मैं, आप सोचेंगे मैं कल ही चलना शुरू, वो नहीं। सेगमेंट्स में कि एग्जैक्टली। वो छोटे टुकड़ों में लेके चलेंगे। और आज आपके टाइम पे भैया इंटरनेट में सब चीज अवेलेबल है। आपका रत्नेश जी की वीडियोस आप देखिए, आनंद सर की वीडियोस देखिए, आपको सारी एक्सरसाइज पता लग जाती है। मेरे समय में ऐसा नहीं था कि बताने वाला कोई। आपको आज के टाइम में इंटरनेट यूट्यूब में दुनिया भर के आपको एक्सरसाइज मिलेगी, आपको कहाँ की क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है। और हेल्प करने के लिए यहाँ पे लोग हैं। अगर मैं तो रत्नेश जी कहूंगा कभी भी फाइनेंशियली लोगों की हेल्प करनी है तो हम भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है। हम एक अपना, इन्होंने ग्रुप बनाए भी हुए हैं, तो चैरिटी लोग हाँ। देते भी हैं। अगर भाई किसी का है तो वो चीज भी करी जा सकती है। लेकिन आप एग्जैक्टली। अपनी ओर से पॉजिटिव रहिए। और जो पॉसिबल होगा लोग कर सकते हैं और करेंगे भी। हम अपनी ओर से भी जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन एफर्ट कर सकते हैं वो हम करने की उतना हम कोशिश करेंगे। करेंगे करेंगे। राइट लेकिन राइट राइट। उसका मिसयूज ना हो, और वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे लोगों के लिए अच्छे तरह से अच्छे चले। लोगों जो जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ हो बिल्कुल एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो ये बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, और बहुत बहुत आपका जो स्टोरी है वो काफ़ी लोगों को हेल्पफुल करेगा, काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेगा। आप जो टाइम दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर बहुत बहुत जी। धन्यवाद रतन जी। और हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप रिकवरी कीजिए, और मैं चाहूँगा, बिल्कुल भगवान से दुआ करूँगा, आप बहुत जल्दी अपने आप को सेहतमंद होइए, और अपने आप को दौड़िए भागिए, वो सब कुछ कीजिए। मैं और बिल्कुल आपका बिल्कुल स्टोरी लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि और बिल्कुल लोगों को हेल्प हो सके। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर जी आपका समय धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद।